सीवई ने उनसे पूछा, युवराज, क्या आप हमारे साथ वुडांग काउंटी चलना चाहेंगे? इसी समय सीवई ने अपना घूंघट उठा दिया। एक बेहद सुंदर चेहरा सामने आया। गुकिंग फेंग उसकी सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध रह गए। सोचने लगे, सचमुच गजब खूबसूरत है। गुकिंग फेंग थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गए। सीवई ने उनका नाम फिर पुकारा, जिससे वे वास्तविकता में लौट आए। गुकिंग फेंग ने सम्मान से जवाब दिया, सीवई जी के साथ वुडांग काउंटी जाना मेरे लिए सम्मान की बात होगी। सीवई बहुत खुश हो गई। वह यात्रा में युवराज गु की और देखभाल करने का मन बना चुकी थी। 2 दिन बाद गुकिंग फेंग सीवई के काफिले के साथ वुडांग काउंटी पहुंच गए। अंकल शिंग और गार्ड के साथ शहर के दरवाजे में दाखिल हुए। गुकिंग फेंग ने कहा कि वह पहले अपनी मार्शल आर्ट्स स्कूल जाना चाहेंगे। सीवई हल्का खिन्न होते हुए उनके सफर की कामना करती है। सीवई अपनी बग्घी से देखती रहती है जब तक गुकिंग फेंग दूर नहीं चले जाते। अंकल शिंग सीवई की व्याकुल नजर देखकर उन्हें सांत्वना देते हैं। आप दोनों वुडांग काउंटी में हैं, फिर मिलने के बहुत मौके होंगे। सीवई ने धीरे से कहा, तो चलिए हवेली चलकर पिताजी की देखभाल करें। अंकल शिंग ने उनकी बात मान ली और सीवई को साथ ले गए। मार्शल आर्ट्स स्कूल में एक भव्य टूर्नामेंट हो रहा था, जिसमें भारी भीड़ जुटी थी। ये शुआन भी उनमें से था। दर्शकों की भीड़ में कई मार्शल आर्ट्स विशेषज्ञ बैठे थे। रेफरी ने घंटा बजाया, घोषणा की, पहला मुकाबला नवीन स्तर की ची हवेली के ये शुआन बनाम 7वीं स्तर के ची हवेली के हे यी शुरू। मुकाबला मंच पर ये शुआन और हे यी आमने सामने आ गए। हथियार ताने, वार पर वार, नीचे लोग चीयर कर रहे थे। हे यी खुशकिस्मत है, पहला मैच नवीन स्तर के खिलाफ है, लगता है आसानी से प्रमोट होगा। हाँ, मुझे ये शुआन याद है। वो वही है जो दावा करता रहता था कि साधना स्तर मायने नहीं रखता, केवल लड़ाई की ताकत मायने रखती है। कितनी मजाकिया बात है। हे यी अपनी तेज गति पर भरोसा करते हुए ये शुआन को जल्दी हरा देता है। भीड़ ये शुआन को चिढ़ाने लगती है। अब देखते हैं वह कैसे रहम मांगता है। हे यी ने पीछे से तलवार ये शुआन के गले पर रख दी और कहा, तुम हार गए। फिर एक क्रूर लात मारकर और अपमानित किया। ये शुआन मंच से नीचे गिरा। हे यी ने थूका, नवीं स्तर का ची हवेली वाला बच्चा मुझे हराने चला है। कितना घमंडी है। 2 साल और अभ्यास कर, फिर आना। ये शुआन हवा में लुढ़कता हुआ पूरी तरह अपमानित हुआ। उसी समय गुकिंग फेंग आ पहुंचे और उसे संभाल लिया। ये शुआन ने देखा उसके बचावकर्ता गुकिंग फेंग थे। रेफरी ने तुरंत अगला मैच घोषित कर दिया। तीसरी स्तर की ची हवेली के गुकिंग फेंग बनाम नवीन स्तर की ची हवेली के लिन शियाओ। घंटा बजा। ये शुआन विरोध करने ही वाले थे, लेकिन गुकिंग फेंग ने उनका हाथ पकड़ लिया। जेंटलमैन की बात पत्थर की लकीर होती है, मैं वादा नहीं तोड़ सकता। फिर गुकिंग फेंग ने थोड़ी ऊंची की और मंच पर गए। उनकी साधना स्तर सुनकर भीड़ खिलखिला उठी। हाँ, तीसरी स्तर का ची हवेली वाला बनना चाहता है डीमन स्लेयर। लिन शियाओ की किस्मत कमाल है, आसानी से इनर सेक्ट में पहुंच जाएगा। तीसरी स्तर वाला इस जगह का दावेदार, वह वाकई पागल ये शुआन की मिठास पर भरोसा कर बैठा। सही खेल हुआ। ये शुआन अपराध बोध में डूब गए। सब उनकी वजह से हुआ। उन्होंने ही भाई गुकिंग फेंग को इसमें फंसा दिया। तभी एक जज पास आए। युवराज, ये आप हार चुके हैं, कृपया तुरंत परिसर छोड़ दें। ये शुआन कुछ कहने लगे, पर जज ने टोक दिया। मार्शल आर्ट्स स्कूल के नियम हैं। लिन शियाओ ने गुकिंग फेंग की ताकत को परखा। तीसरी स्तर की ची हवेली, वास्तव में यह तो प्रैक्टिकली फ्री विन है। विजय को लेकर आश्वस्त लिन शियाओ ने गुकिंग फेंग का मजाक उड़ाया। तुम यहां कर क्या रहे हो? बहुत ज्यादा सोच लिया है, वैसे भी हार जाओगे। गुकिंग फेंग ने शांति से उत्तर दिया, तुम्हें गलत फहमी है, अभी तो लड़ाई शुरू भी नहीं हुई। जीत और हार का फैसला अभी बाकी है। लिन शियाओ हंसा। बच्चे,
खुद को बुली मत मानो। मैं जूनियर के साथ सख्ती नहीं करता। मौका देता हूं, अपना हथियार निकाल लो। गु किंगफेंग ने तलवार निकाल ली। लिन शियाओ निष्क्रिय खड़ा रहा। गु किंगफेंग ने पूछा, क्या तुम अपना हथियार नहीं निकालोगे? लिन शियाओ हंसते हुए बोले, तुमसे निपटूंगा, इसके लिए मुझे तलवार की जरूरत नहीं। गु किंगफेंग ने भौहें चढ़ाईं। क्या बिना हथियार के लड़ना सही है? अगर मैं हथियार से जीत गया तो जरूर कहोगे सही जीत नहीं हुई। लिन शियाओ अड़े रहे। तुम हथियार इस्तेमाल करो। अगर मुझे आधा कदम भी पीछे किया तो हार मान लूंगा और कहूंगा कि जीत वाजिब है। यह सुनकर गु किंगफेंग ने तलवार निकाली। चुपचाप प्रतिद्वंद्वी को आंकने लगे। पागल भी इतनी बड़ी डींग नहीं मारेगा। उन्होंने तलवार को लिन शियाओ की ओर तान दिया। फिर तुम्हारी यही बात है। लिन शियाओ गु किंगफेंग के हाथ में तलवार देखकर थोड़ा स्तब्ध हुए। गु किंगफेंग ने आत्मविश्वास से अपने हथियार का परिचय दिया। यह तलवार 3 झांग 3 कुन लंबी, 1 ची 8 कुन चौड़ी, 4 लियांग 5 झू भारी है। यह चरम उत्तर के 1000 साल पुराने गोल्डन विलोवुड से उठाकर 18 सालों में बनाई गई है। इसका नाम है वुड किंग सोर्ड, लोअर टियर इमोर्टल ग्रेड रियल्म हथियार। आपका आंकलन? भीड़ में हंसी फूट पड़ी। हाँ, टूटी लकड़ी की तलवार को इमोर्टल ग्रेड वेपन कहा जा रहा है। अब समझ में आया ये बच्चा दावेदारी क्यों कर गया। ये तो पागल है। अगर ऐसी बातें हैं तो मेरी स्टील तलवार तो हेवन ग्रेड वेपन हुई। कमाल, सचमुच कमाल। आज का सबसे मनोरंजक मैच होने वाला है। लिन शियाओ अपमानित महसूस कर रहे थे। गु किंगफेंग के ध्यान भटकते ही उन्हें हराने का मौका ढूंढ रहे थे। गु किंगफेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, अंतिम बार मैं इमोर्टल ग्रेड हथियार इस्तेमाल कर रहा हूं। बाद में मत कहना जीत सही नहीं थी। गु किंगफेंग ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को वुड किंग सोर्ड में उतारकर लिन शियाओ पर हमला कर दिया। मंच पर दोनों खड़े थे। नीचे जज और दर्शक देख रहे थे। गु किंगफेंग ने तलवार उठाई। लिन शियाओ ने तुरंत पकड़ ली। बच्चे लकड़ी की तलवार से खेलते हैं, बकवास बंद करो। जैसे ही उन्होंने कहा, लिन शियाओ ने गु किंगफेंग की लकड़ी की तलवार को एक झटके में तोड़ दिया। लिन शियाओ के हाथ में खून आ गया। गु किंगफेंग के हाथ में टूटा हुआ तलवार का टुकड़ा अचानक आध्यात्मिक ऊर्जा से चमक उठा। गु किंगफेंग ने इसे लिन शियाओ के पैरों पर गिरा दिया। लिन शियाओ चौंक गए। यह क्या है? लिन शियाओ के पैरों के पास लकड़ी का टुकड़ा शक्तिशाली आध्यात्मिक आभा बिखेरने लगा। लिन शियाओ ने विश्वास कर लिया, यह सच में इमोर्टल ग्रेड है। क्या हो रहा है? गहन स्तर की आत्मा हथियार। अरे वो सच में सच बोल रहा था। जोकर तो मैं खुद हूं। यह लकड़ी का टुकड़ा सच में गहन स्तर का आत्मा हथियार है। यह सच में बेतुका है। ऐसा एक रहस्यमय स्तर का आध्यात्मिक हथियार क्या मैं एक क्यूई शरीर के 9 स्तर से मुक्त कर सकता हूं? लिन शियाओ गुस्से से दांत भींचते हुए बोला, गु चिंगफेंग, तुमने ये जीत ईमानदारी से नहीं पाई। गु चिंगफेंग ने शांत लहजे में कहा, भाई ये तो तुम ही ने कहा था कि मैं श्वन लेवल स्पिरिट वेपन यूज कर सकता हूं, फिर अब कैसे कह रहे हो कि मेरी जीत बेईमानी से है? लिन शियाओ चिल्लाया, बकवास मत करो। कौन सोच सकता था कि एक वुडन सोर्ड श्वन लेवल स्पिरिट वेपन निकलेगी? गु चिंगफेंग मुस्कुराया और बोला, मैं तो फाइट से पहले सबको क्लियरली बता चुका था कि ये मू वंग सोर्ड है और ये एक श्वन लेवल स्पिरिट वेपन है। सबने सुना था। अब तुम इनकार नहीं कर सकते। वहां मौजूद लोग भी सिर हिलाकर हाँ में हाँ मिलाने लगे। लिन शियाओ फिर गरजने लगा, मैं नहीं मानता। गु चिंगफेंग, तुम बस अपने वेपन की पावर का फायदा उठाते हो। अगर हिम्मत है तो बिना स्पिरिट वेपन के दोबारा लड़के दिखाओ। गु चिंगफेंग ने सीधा रेफरी की तरफ देखा और बोला, अधिकारी जी आप ही बताइए, क्या रूल्स में कहीं लिखा है कि स्पिरिट वेपन का यूज मना है? लिन शियाओ घबरा गया और बोला, अरे रुक जा, सोर्ड मत घुमा, संभल के। महिला न्यायाधीश अधिकारी मुस्कुराकर बोली, मुझे ये लड़का पसंद है। फिर उसने कहा, ही फेंगहुआ, तुम बताओ। फेंगहुआ ने शांत स्वर में जवाब दिया, वाकई रूल्स में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तभी घोषणा हुई, इस बार की फाइट में विजेता है गु चिंगफेंग। उसका ओपोनेंट धीरे धीरे नीचे छोड़ा गया। गु चिंगफेंग स्टेज से उतरने के लिए मुड़ा ही था कि पीछे से आवाज आई, गु चिंगफेंग मत जाओ, हम एक और फाइट करेंगे। गु चिंगफेंग कुछ कहता उससे पहले ही आवाज आई, बस करो लिन शियाओ, हार गए तो हार गए, अब नीचे उतर जाओ।
गु छिंगफंग ने हल्की मुस्कान के साथ हाथ हिलाते हुए बाय कहा। सीन दूसरी जगह शिफ्ट होती है। गु छिंगफंग जा ही रहा था कि पीछे से एक आवाज आई, छोटे भाई जरा रुको। गु छिंगफंग ने मुड़कर देखा और मन ही मन सोचा, कौन मुझे बुला रहा है। फिर उसने आदर से कहा, हिफंगहुआ, क्या आप मेरी मू वांग सोड खरीदना चाहते हैं? हिफंगहुआ ने जवाब दिया, बिल्कुल सही। तुम्हारी कल्टीवेशन अभी बहुत कम है, तुम श्वेन लेवल स्पिरिट वेपन की असली पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं मार्केट प्राइस से 1000 टल ज्यादा दूंगा। कुल 2000 टल सोने में तुम्हारा स्पिरिट वेपन खरीदना चाहता हूं। गु छिंगफंग ने शांत स्वर में कहा, ही फंगहुआ, सच कहूं तो ये मू वांग सोड हमारे खानदान की विरासत है। चाहे कितनी भी बड़ी रकम हो, मैं इसे बेच नहीं सकता। मन ही मन गु छिंगफंग ने हल्की मुस्कान के साथ सोचा, सिर्फ 2000 टल? क्या मुझे भिखारी समझ रखा है? मू वांग सोड कभी अर्थ लेवल स्पिरिट वेपन हुआ करती थी, इसकी असली कीमत तो बेहिसाब है। वह उसे देख ही रहा था और उसकी तरफ बढ़ने ही वाला था कि तभी उसके पीछे से एक ऊंची आवाज आई, यो ही फेंगुआ, हाँ, तुम यहां हो। अभी अभी उस लड़के को जिसने प्राइवेट ड्यूल किया था, मैंने अच्छी तरह सबक सिखा दिया है। लिन कुछ था ना नाम? फिर उसने हल्के मजाक के लहजे में कहा, डीमन सप्रेशन डिवीजन में अपने ही साथियों पर हाथ उठाना सख्त मना है, लेकिन लगता है उसे ये बात समझ नहीं आई। अगला ड्यूल शुरू होने वाला है, चलो जल्दी वापस चलते हैं। हिफंगहुआ ने कहा, जब ऐसा है तो सज्जन व्यक्ति किसी की प्रिय वस्तु नहीं छीनता। यहीं इस बात को खत्म करते हैं। महिला न्यायाधीश अधिकारी ऊंची आवाज में कहा, अरे गु छिंगफंग, मुझे तुम बहुत पसंद आए हो। गु छिंगफंग थोड़ा चौंक गया, फिर मुस्कुराकर बोला, धन्यवाद। गु छिंगफंग ने मन ही मन सोचा, वो मेरी मदद कर रही है, लेकिन अगर कोई मुझसे जबरदस्ती भी कुछ छीनना चाहे तो पहले ये पूछे कि क्या मेरी व्हाइट बोन डीमन फ्लेम उसे मंजूर करेगी। वो महिला अधिकारी दूर से गु छिंगफंग की ओर देख रही थी। तभी ही फेंगहुआ ने हल्के व्यंग्य में कहा, बस करो, अब देखना बंद करो, फाइट तो पहले ही शुरू हो चुकी है ना? फेंगहुआ के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान उभरी और उसने मन में सोचा, गु छिंगफंग, मेरे पास बहुत से तरीके हैं तुझे तेरी स्पिरिट वेपन अपने हाथों से सौंपने पर मजबूर करने के। सीन दूसरी ओर शिफ्ट होता है। लगता है यहाँ के लोग कल्टीवेशन लेवल को बहुत अहमियत देते हैं। मैं तो अभी अभी इस दुनिया में आया हूं और मेरे पास सिस्टम है, लेकिन मैंने कभी सही मायने में कल्टीवेशन की ही नहीं। अगर मैं कल्टीवेशन पर निर्भर न भी रहूं, सिर्फ रेल्म लेवल बढ़ा लूं, तो भी बहुत सी परेशानियां खुद ब खुद कम हो जाएंगी। ऊपर से रेल्म ऊंचा होगा तो उम्र भी बढ़ेगी। तभी सिस्टम की मैकेनिकल आवाज आई, प्योर यांग आर्ट डीमन सप्रेशन डिवीजन की बेसिक कल्टीवेशन टेक्निक है। क्योंकि ज्यादातर डीमंस यिन एट्रीब्यूट वाले होते हैं, इसलिए डीमन हंटर्स को यंग एट्रीब्यूट की टेक्निक सीखनी होती है ताकि वे उन्हें बेहतर तरीके से काउंटर कर सकें। गु छिंगफंग ने आंखें झपकाईं। क्या मैं सो गया था? फिर उसने जम्हाई लेते हुए कहा, अरे ये नहीं कि मैं कोशिश नहीं करता, बस कल्टीवेशन इतनी बोरिंग और थकाऊ होती है कि नींद अपने आप आ जाती है। सिस्टम बोला, तुम्हारे अंदर अभी असली कल्टीवेशन नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी कल्टीवेशन बढ़ा नहीं सकता। गु छिंगफंग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या मतलब नहीं है? मैं तो क्लियरली कल्टीवेट कर रहा हूं। सिस्टम ने शांत लहजे में जवाब दिया, ची गैदरिंग स्टेज में इंसान बस अपने शरीर में हेवन एंड अर्थ एनर्जी जमा करता है, लेकिन उसे रिफाइन नहीं करता। जब तुम इनर की रेल्म तक पहुंचोगे, तब वही एनर्जी तुम्हारी अपनी इनर एनर्जी बन जाएगी। तभी उसे असली कल्टीवेशन कहा जाता है और तभी मैं तुम्हारी कल्टीवेशन बढ़ा पाऊंगा। गु छिंगफंग ने हल्का सा ताना मारा, थोड़ा एडजस्ट नहीं कर सकता क्या? अचानक सिस्टम की एक वर्चुअल हैंड बाहर आई और उसने उसके सिर पर हल्की सी चपत मारी। मेरी क्वालिफिकेशन के हिसाब से अगर मुझे मैन्युअली कल्टीवेट करना पड़ा तो पता नहीं कब इनर की रेल्म तक पहुंच पाऊंगा। फिर उसने गहरी सांस ली। छोड़ो, अब टाइम हो गया है, पहले चलो दूसरी कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं। बहुत बड़ी भीड़ आज फाइट देखने के लिए इकट्ठी हुई थी। गु छिंगफंग ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और थोड़ा हैरान होकर बोला, आज इतने ज्यादा लोग कैसे आ गए? भीड़ में से किसी ने उसकी तरफ देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, तुम गु छिंगफंग? गु छिंगफंग ने जवाब दिया, भाई साहब आप मुझे जानते हैं क्या? तभी वो आदमी अचानक जोर से चिल्लाया, अरे सब लोग सुनो, गु छिंगफंग आ गया है। बस इतना कहना था कि पूरा मैदान गूंज उठा। लोगों का हुजूम उसके चारों ओर इकट्ठा हो गया। कोई बोला, क्या उसके पीछे जो लकड़ी की तलवार है वही मशहूर श्वेन रैंक की स्पिरिट वेपन है? दूसरा बोला, तो तुम ही हो गु छिंगफंग? कमाल है, जिंदगी में पहली बार श्वेन रैंक की स्पिरिट वेपन इतनी पास से देख रहा हूं। अब मर भी जाऊं तो अफसोस नहीं रहेगा। देखो जरा उस तलवार की चमक और उसका स्ट्रीमलाइन डिजाइन।
आम डीमन हंटर्स तो बस नॉर्मल वेपन्स इस्तेमाल करते हैं। येलो रैंक तक पहुंचने वाले ही किसी स्पिरिट वेपन के हकदार होते हैं, लेकिन स्वैन रैंक वो तो सिर्फ ऊंचे स्तर के हंटर्स के पास होती है। क्या तुम्हें भी महसूस हो रहा है? उस तलवार से एक गहरी रहस्यमयी ऑरा निकल रही है। भीड़ में कोई बोला, क्या बकवास, पूरे डीमन सप्रेशन डिपार्टमेंट में अर्थ रैंक की वेपन तो सिर्फ एक ही है। एक और आवाज आई, मैंने सुना है अर्थ रैंक हंटर्स के पास ही श्वान रैंक स्पिरिट वेपन होती है। ये गू चिंगफंग आखिर है कौन? कोई हंसते हुए बोला, अरे क्या मैं सपना देख सकता हूं, शायद कभी हेवनली रैंक स्पिरिट वेपन भी देख लूं। हाँ, वो तो केवल हेवन रैंक हंटर ली कैनरिन के पास है। मैंने खुद उसे वो तलवार पहने देखा था। इसी बीच भीड़ में से एक रईस आदमी आगे बढ़ा और बोला, कू भाई, मैं वुटोंग काउंटी के 4 बड़े परिवारों में से एक वांग परिवार से हूं। तुम्हारी लकड़ी की तलवार खरीदना चाहता हूं, जो दाम बोलो मैं दूंगा। तभी दूसरा उछल पड़ा, उसकी मत सुनो, बेचो तो मुझे, वो जितना देगा मैं डबल दूंगा। तीसरा व्यक्ति झट से बोला, क्यों भाई, मैं खरीदने नहीं आया, बस देखना चाहता हूं। जिंदगी में पहली बार ज्वेन रैंक स्पिरिट वेपन देख रहा हूं, बस एक बार छूने दो, सिर्फ एक बार। भीड़ का शोर बढ़ता जा रहा था। तभी एक भारी गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, इतनी बेतरतीबी, ये क्या तमाशा है, सब लोग पीछे हटो। पूरा मैदान अचानक शांत हो गया। कू किंगफंग को जमीन पर छोड़ दिया गया और देखते ही देखते पूरी भीड़ एकदम साइड में हट गई। सन्नाटा छा गया, बस सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। तभी सामने से एक शख्स आया, उसके हाथ पीछे बंधे हुए थे, चाल में एक गजब का रौब था। वो रुका और ठंडी आवाज में बोला, कू चिंगफंग, अब तुम्हारी बारी है, अगली फाइट तुम्हारी है, जल्दी से मैदान में आओ। कू चिंगफंग ने गहरी सांस ली, जी समझ गया। अगले ही पल गू चिंगफंग धीरे धीरे स्टेज की ओर बढ़ने लगा। चारों तरफ सन्नाटा था, बस हवा की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। उसका ओपोनेंट सामने खड़ा था। नजरें गू चिंगफंग की तलवार पर टिक गईं। वो मन ही मन बोला, यही है वो मशहूर श्वन रैंक स्पिरिट वेपन, और ये लड़का इसे इतनी बेपरवाही से साथ लिए घूम रहा है। उसकी आंखों में चालाकी की चमक आई। मेरा एक ही मौका है, जब तक वो अपनी स्पिरिट वेपन का इस्तेमाल न करे, उसी पल एक बार में उसे खत्म करना होगा। भीड़ की तरफ से एक जोरदार आवाज गूंजी, फाइट शुरू करो। और उसी क्षण वो प्रतिद्वंदी अपनी तलवार उठाकर बिजली की रफ्तार से गू चिंगफंग की तरफ झपटा। हवा चीरती हुई तलवार सीधी उसकी ओर बढ़ी। जैसे ही वो वार गू चिंगफंग तक पहुंचा, अचानक उसकी लकड़ी की तलवार चमक उठी और अगले ही पल उसके चारों ओर एक वुडन डिफेंस शील्ड बन गया। तलवार की तेज धार उस पर पड़ी, पर आवाज आई, कर्रर। वो अटैक 1 इंच भी अंदर नहीं जा सका। ये वुडन शील्ड, इतनी हार्ड डिफेंस, मैं इसे काट भी नहीं पा रहा। अगले ही सेकंड एक जोरदार टकराव हुआ, धड़ाम। वो लड़ाका पीछे की ओर उछल गया। गू चिंगफंग की वुडन डिफेंस पावर वाकई बहुत हाई थी। वो प्रतिद्वंदी गुस्से में बड़बड़ाया, अब इसे हराऊं तो कैसे? तभी गू चिंगफंग के चारों ओर की लकड़ी की बेलें नीले ऑरा के साथ घूमने लगी। वो सीधा उसकी तरफ बढ़ी और उसकी तलवार को पकड़ लिया। लकड़ी की बेलें कसती गईं और अगले ही पल वो तलवार उसके हाथ से निकलकर हवा में उड़ गई। वो लड़का डर गया, पीछे हटने लगा, फिर घबराहट में गिर पड़ा। चेहरे पर कट लगा और खून निकल आया। वो हथियार हवा में उड़कर सीधा गू चिंगफंग के पास आ गया। गू चिंगफंग ने तलवार को अपने पास बुलाते हुए ठंडे लहजे में कहा, छोटा कचरा। चेहरे पर कट लग गया, खून निकल आया। डर से उसकी आंखें कांप रही थीं, पर फिर भी उसके अंदर थोड़ी जिद बाकी थी। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, मौका, यही है मेरा मौका। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया। अगर कहानी पसंद आई हो तो सिनी लिंकेज को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे आने वाली स्टोरीज इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगी।